हाय एवरीवन, स्वागत है स्टडी एमसीक्यू 1M पर। अब जो हम देखेंगे टॉप 25 क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे, अगर इसमें से आप 15 लाते हैं तो समझ लीजिए कि आपका तैयारी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 में है, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? तो ये थे PN भगवती। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लें हम। जनहित याचिका PIL जनहित को सुरक्षित करने के लिए की गई मुकदमेबाजी को संदर्भित करती है तथा सामाजिक रूप से वंचित पार्टियों को न्याय की उपलब्धता को प्रदर्शित करती है। इस समय न्यायमूर्ति PN भगवती थे PIL के समय। क्वेश्चन नंबर 2 में है, संसद में धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यह केवल एक मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, न कि एक निजी सदस्य द्वारा। ये सही बात है। लोकसभा राज्यसभा की सभी या किसी भी सिफारिश को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। ये भी सही बात है। इसमें इसे केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। ये भी सही बात है। इसे राज्यसभा द्वारा अस्वीकार या संशोधित किया जा सकता है। ये गलत है, यानी यही ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लें हम इसका। राज्यसभा के पास धन विधेयक को खारिज करने या संशोधित करने का अधिकार नहीं होता है, अतः विकल्प डी गलत है। धन विधेयक को अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे हम, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है? तो संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 में है। संयुक्त अधिवेशन याद रखिएगा, राष्ट्रपति बुलाते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है इनका। संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है तथा इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष की अनुपस्थिति के दौरान सदन के उपाध्यक्ष या यदि वह भी अनुपस्थित हैं तो राज्यसभा के उपसभापति द्वारा किया जाता है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में है, भारत के संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? तो उप प्रधानमंत्री का उल्लेख भारत के संविधान में नहीं है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री की कोई व्यवस्था नहीं है। भारत के प्रशासनिक सुधार आयोग 1966-70 ने उप प्रधानमंत्री के अधीन प्रशासनिक सुधारों के विभाग को रखा जाए की सिफारिश की थी। भारत में उप प्रधानमंत्री पद का सृजन अब तक 7 बार किया जा चुका है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल 1947 से 50 थे। क्वेश्चन नंबर 5 में है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये कौन सा करता है? 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 राष्ट्रपति को किसी विषय को पुनर्विचार के लिए मंत्रिमंडल के पास भेजने की शक्ति प्रदान करता है। हालांकि ऐसे पुनर्विचार के बाद राष्ट्रपति को दी गई सलाह के अनुसार कार्य करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 6 में है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु इसका कोई निर्धारित नहीं है। न्यूनतम आयु कोई निर्धारित नहीं है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लें। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। एक बार नियुक्ति होने के बाद इनके अवकाश ग्रहण करने के आयु सीमा 65 वर्ष है। सर्वोच्च न्यायालय है कि न्यायाधीश के पद एवं गोपनीयता का शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के
पद और गोपनीयता का शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियां का प्रयोग करते हैं, कहाँ करते हैं? सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। राष्ट्रपति अभी हैं द्रौपदी मुर्मू, याद रखिएगा। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में कहा गया है, जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी और इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अनुच्छेद 53 में ये बात कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लें। क्वेश्चन नंबर 8 में है, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। पंचायती राज क्या प्रतिनिधित्व करता है? शक्तियों के विकेंद्रीकरण का, लोगों की सहभागिता का, सामुदायिक विकास का, ये सभी यानी ये सभी का ये प्रतिनिधित्व करता है पंचायती राज। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लें। भारत में पंचायती राज की स्थापना ग्रामीण जनता के सर्वांगीण विकास के लिए की गई है। यह शक्तियों को विकेंद्रीकरण, लोगों की सहभागिता एवं सामुदायिक विकास, इन तीनों को प्रतिनिधित्व करता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में है, भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अनुसार किया जाता है? तो ये किया जाता है लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 द्वारा। लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 द्वारा। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लें हम। राजनीतिक दलों का पंजीकरण, निबंधन, चुनाव आयोजित कराने का संबंधी प्रावधान, चुनाव कराने की अधिसूचना, नामांकन पत्र दाखिल करने, नामांकन पत्रों की जांच तथा उम्मीदवार द्वारा नाम वापस लेना आदि सभी प्रावधान जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत वर्णित है। सभी 1951 के तहत वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 10 में है, राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? ये प्रस्तुत करता है राज्य सरकार के समक्ष। राज्य सरकार के समक्ष। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार राज्य मानवाधिकार आयोग राज्य सरकार को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। राज्य सरकार इस प्रतिवेदन को विधानमंडल के सदन या सदनों के समक्ष रखवाता है। अगला क्वेश्चन है, रोलेक्ट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था? तो लक्ष्य था इनका व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना यानी बिना जाने ही किसी को पकड़ लिया जाता था इसमें, रोलेक्ट एक्ट में। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मार्च 1919 में रोलेक्ट एक्ट लागू हुआ था। इस एक्ट के अनुसार किसी भी व्यक्ति को संदेह मात्र होने पर गिरफ्तार किया जाता था या उसे मुकदमे के माध्यम से दंडित किया जा सकता था। भारतीय नेताओं ने इस एक्ट को काले कानून की संज्ञा दिया। भारतीय नेताओं ने रोलेक्ट एक्ट को काला कानून कहा। क्वेश्चन नंबर 12 में है, निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। आत्मीय सभा का स्थापना 1815 में हुआ था। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आत्मीय सभा का स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1815 में कलकत्ता में की थी। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में तथा स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किए थे, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों में सही क्रम कौन सा है? तो सही क्रम है देवरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, सरहिंद का युद्ध। देवरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध और सरहिंद का युद्ध। इसमें हम देख लेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध, देवरा का युद्ध 1531 में लड़ा था, चौसा का युद्ध 1539 में, कन्नौज का युद्ध 1540 में, सरहिंद का युद्ध 1555 में लड़ा था। क्वेश्चन नंबर 14 में है,
मालाबार में मोपला विद्रोह 1921 किसका परिणाम था? मालाबार केरल में है, याद रखिएगा। तो ये खिलाफत आंदोलन का परिणाम था, खिलाफत आंदोलन का परिणाम था। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में मालाबार तट आधुनिक केरल में हुआ था। खिलाफत आंदोलन के परिणाम स्वरूप प्रारंभ हुआ। यह आंदोलन भूमि कर और पट्टेदारी से जुड़ता हुआ तथा सांप्रदायिक रूप से धारण कर लिया और भूमिपतियों जो प्रायः हिंदू थे के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष प्रारंभ कर दिया। मोपलों ने स्थानीय खिलाफत नेता अली मुसलियार को अपना राजा घोषित किया। यानी याद रखिएगा, मोपला आंदोलन के नेता कौन थे? तो अली मुसलियार। 1921 में हुआ था, मालाबार तट केरल में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में है, किसने कहा था आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए? तो ये कहे थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी बोले थे कि आज़ादी हमारे पहुंच के नज़दीक है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने कहा था आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए। इसी अवसर पर महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, यानी करो और नहीं तो मर जाओ। क्वेश्चन नंबर 16 में है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो रहमीतुल्लाह सयानी। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष रहमीतुल्लाह मोहम्मद सयानी थे। इन्होंने 1896 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। और अगर पहले मुस्लिम कहें तो पहले मुस्लिम बदरुद्दीन तैयब जी थे 1887 में। क्वेश्चन नंबर 17 में है, निम्नलिखित में से किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक की संस्कृति का अवशेष प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ वर्तमान में बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित पूरा स्थल मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक की संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए थे। क्वेश्चन नंबर 18 में है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के समय प्राप्त हुआ? गौतम बुद्ध को देवता का स्थान कनिष्क के समय प्राप्त हुआ, कनिष्क के समय। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लें, कनिष्क के शासनकाल में संपन्न चतुर्थ बौद्ध संहिता में बौद्ध धर्म दो भागों में हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया था। महायान संप्रदाय को मानने वालों ने बुद्ध को देवता माना एवं उनकी पूजा अर्चना की। यानी जो महायान शाखा को मानते थे उन्होंने ही बुद्ध को देवता माना और उसकी पूजा अर्चना की। क्वेश्चन नंबर 19 में है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था? तो सेल्यूकस को पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य कब? तो 305 ईसा पूर्व में, 305 ईसा पूर्व में। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लें, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। संघर्ष के बाद हुई संधि की शर्तों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को हेरात, कंधार, काबुल एवं मकरान को प्रदेश प्राप्त हुए। चंद्रगुप्त ने 500 हाथी सेल्यूकस को उपहार में दिए। क्वेश्चन नंबर 20 में है, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय रजत सिक्का जारी किया था। इसमें अगर हम बात कर लें इम्पोर्टेंट पॉइंट, तो रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था, जिसको गुप्त काल में रूपयक या रूपक कहा जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक मुद्राओं के ही अनुकरण पर रजत मुद्राओं का उत्कीर्ण करवाया। क्वेश्चन नंबर 21 में है, निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान अपने फरमान में सरदार या अमीरों के मनसद ए अली के नाम से संबोधित करता था?
ये कौन करता था? तो बहलोल लोदी। कौन करता था? बहलोल लोदी। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लें। लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी था। बहलोल लोदी अपने सरदारों को बड़ा सम्मान करता था। वह अपने सरदारों को मनसद ए अली कहकर पुकारता था। यही एक ऐसा सुल्तान था जो अपने जो सैनिक थे वो सब अगर खड़े रहते थे तो ये भी खड़े रहते थे। बहुत ही अच्छे शासक थे। क्वेश्चन नंबर 22 में है, मोहम्मद बिन तुगलक के निम्नलिखित प्रयोगों अभियान को कालानुक्रम सजाएं। इसमें हम देखेंगे अगर सही से तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी 2 3 1 4। तो पहले हम 2 को सजाएंगे, यानी पहले क्या किया? दोआब कर में वृद्धि, दोआब में कर वृद्धि, उसके बाद राजधानी परिवर्तन 2 3 1, उसके बाद सांकेतिक मुद्रा, उसके बाद किया कराचिल अभियान। सबसे पहले किया दोआब में कर वृद्धि, उसके बाद किया राजधानी परिवर्तन, उसके बाद किया लाया सांकेतिक मुद्रा, उसके बाद कराचिल में अभियान। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, दोआब में कर वृद्धि किया कब? तो 1325 में। राजधानी परिवर्तन कब किया? 1326 में। सांकेतिक मुद्रा कब लाया? 1329 में। और कराचिल अभियान कब लाया? तो 1337-38 में। 1337-38 में। क्वेश्चन नंबर 23 में है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला पेपरलेस बजट है? तो भारत का पहला पेपरलेस बजट है केंद्रीय बजट 2021-22। केंद्रीय बजट 2021-22। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 1 फरवरी 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने पहला पेपरलेस बजट 2021-22 पेश किया। क्वेश्चन नंबर 24 में है, पोंग और तापू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये किस राज्य का लोक नृत्य है? अरुणाचल प्रदेश का। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पोंग और तापू अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। यह आदि जनजाति के अंतर्गत आता है। यह आदि जनजाति के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 25 और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है? तो जल प्रदूषक नहीं है हिमनद। हिमनद से जल प्रदूषण नहीं होता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हिमनद जल प्रदूषक नहीं है बल्कि यह ताज़े पानी का स्रोत है। हिमनद से ताज़ा पानी निकलता है। चलिए, वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपका एक एक लाइक और सब्सक्राइब हमें बहुत ही मोटिवेशन देता है, वीडियो बनाने के लिए मजबूर करता है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।